हे गाइस, मैं उदय और आज हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या काम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा देने के काम आते हैं। अब ये ऊर्जा किस तरीके से देते हैं वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं इनके टाइप्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात की जाए तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज एक मोनोसेकेराइड इकाई होती है, मोनोसेकेराइड्स होते हैं। और जो डाइसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज पाए जाते हैं। और पॉलीसेकेराइड की अगर बात करें तो पॉलीसेकेराइड में सेल्यूलोज, पैक्टिन और ग्लाइकोजन पाए जाते हैं। इससे भी अधिक पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, अगर मोनोसेकेराइड की बात की जाए तो मोनोसेकेराइड में एक ही शर्करा का अणु होता है, यानी कि एक शर्करा के अणु से बनते हैं मोनोसेकेराइड्स। और जो डाइसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड में 2 शर्करा के अणु जब मिलते हैं तब बनते हैं डाइसेकेराइड। और जब 10 से अधिक जो शर्करा के अणु मिलते हैं तब बनते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अगर मोनोसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज होता है जो कि एक ही शर्करा के अणु से मिलकर बने होते हैं। और जो डाइसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड में 2 शर्करा के अणु पाए जाते हैं। यानी कि जब मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलती हैं, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलती हैं तो बनता है डाइसेकेराइड। और जब डाइसेकेराइड मिलते हैं यानी कि 10 से अधिक मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो बनते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं, 10 से ज्यादा शर्करा के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए मोनोसेकेराइड की तो मोनोसेकेराइड का जब जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है तो बनते हैं डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक ही यूनिट शर्करा से मिलकर के बने होते हैं। ये तो था इनका बेसिक, अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स की अगर बात की जाए तो मोनोसेकेराइड्स 3 प्रकार के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इन तीनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, C6H12O6। लेकिन जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, उसमें डिफरेंस पाया जाता है। इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले। तो ग्लूकोज की अगर बात की जाए देखो, ये है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ये है फ्रक्टोज की और ये है गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर। ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें होता है कीटोन और इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसमें मेन डिफरेंस कहां पर है, इसमें सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। देखो, गैलेक्टोज और ग्लूकोज की लगभग सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क है C4 जो कार्बन है, इस C4 कार्बन में जो सीक्वेंस पाया जाता है वो सीक्वेंस उल्टा होता है। इसमें इस तरीके का होता है और इसमें इसके डायरेक्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अगर फ्रक्टोज की बात की जाए तो फ्रक्टोज पर जो C2 कार्बन है, इस C2 कार्बन पर कीटोन ग्रुप पाया जाता है, कीटोन समूह पाया जाता है। ठीक है, और बाकी सारा का सारा सेम होता है। अगर इनके फॉर्मूले की बात की जाए तो इनका फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका भी C6H12O6 ही होता है और इसका भी C6H12O6 ही होता है। यानी कि तीनों का फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। ठीक है, ये है डी ग्लूकोज, ये है डी फ्रक्टोज और ये है डी गैलेक्टोज। देखो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज की ये जो संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं को हम फिशर फॉर्मूला कहते हैं, फिशर सूत्र बोलते हैं। अब इनके हावर्थ फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो इनके हावर्थ फॉर्मूले में चक्रीय संरचना बनती है। वो किस तरीके से बनती है हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम ग्लूकोज की बात करेंगे, फिर फ्रक्टोज की और फिर करेंगे हम बात गैलेक्टोज की। देखो, ये तो है फिशर फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे हावर्थ फॉर्मूले की। किसकी, ग्लूकोज के हावर्थ फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो इसका हावर्थ फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है। इसे बोलते हैं हम हावर्थ फॉर्मूला। किसके हावर्थ फॉर्मूला, ग्लूकोज का हावर्थ फॉर्मूला बोलते हैं, जिसमें चक्रीय संरचना बनती है। किस किस के बीच में, C1 और C5 कार्बन के बीच में बनती है। देखो, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है और ये OH समूह है, C5 का जो OH समूह है, ये OH समूह C1 कार्बन पर चला जाता है
और जो ऑक्सीजन है ये बीच में आ जाता है, यानी कि रिंग का निर्माण कर लेता है, रिंग बना देता है, इन दोनों को जोड़ देता है। C1 और C5 कार्बन को जोड़ने का काम करता है यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है इसका हावर्थ फॉर्मूला, ये है हावर्थ फॉर्मूला। अब इस हावर्थ फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, देखो यहां पर C1, C2, C3, C4 और C5 है। इस रिंग में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 6 कार्बन जो है, 6 कार्बन 5 से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम ऊपर जोड़ देते हैं इसके CH2OH, ये इसके ऊपर जुड़ गया। और C5 जो कार्बन है, ये C5 कार्बन ऑक्सीजन की सहायता से C1 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर C1 कार्बन है, C1 कार्बन पर OH नीचे की तरफ आएगा क्योंकि इस तरफ है, और H ऊपर की तरफ आएगा, और इस तरफ OH। ठीक है, तो ये होती है ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, इसे बोलते हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ये जो चक्रीय संरचना होती है ये काफी ज्यादा काम में आती हैं। इन चक्रीय संरचना जब जुड़ती हैं तो बनते हैं डाइसेकेराइड। जब ये ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ जुड़ता है तब बनता है सुक्रोज। वो किस तरीके से बनेगा हम बात करेंगे डाइसेकेराइड में। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ठीक है, इस तरीके की जब संरचनाएं होती हैं ये ही जुड़ जुड़ करके बनाती हैं पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज की ये जो संरचनाएं होती हैं वो संरचनाएं किस तरीके से बनेंगी। ठीक है, फ्रक्टोज की अगर बात की जाए तो फ्रक्टोज में सिर्फ C2 कार्बन है, इस C2 कार्बन पर कीटोन समूह पाया जाता है। ये तो है इसका फिशर फॉर्मूला। अगर इसके हावर्थ फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका हावर्थ फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है। अब इसकी रिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, 2 3 4 5। अब देखो 5 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में, सेकेंड नंबर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन पाया जा रहा है। ठीक है, और जो 5 नंबर कार्बन है उस कार्बन पर OH ग्रुप पाया जा रहा है और CH2OH। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से बनती है फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर, चक्रीय संरचना। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलते हैं, जब जुड़ते हैं, वो किस तरीके से जुड़ते हैं हम डाइसेकेराइड में बात करेंगे। जब ये जुड़ते हैं तो बनती है सुक्रोज। ठीक है, तो ये है फ्रक्टोज की। अब हम बात करेंगे जो गैलेक्टोज होता है, वो गैलेक्टोज किस तरीके से ये संरचनाएं बनाता है। अगर गैलेक्टोज की बात की जाए तो गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है। यह है फिशर फॉर्मूला। जो C1 कार्बन है, इस C1 कार्बन और C5 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाता है और यहां पर आ जाता है OH ग्रुप। ठीक है, अब हम इसकी साइक्लिक रिंग की बात करेंगे। ये तो है इसका हावर्थ फॉर्मूला। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फर्क केवल कार्बन नंबर कार्बन नंबर 4 के सीक्वेंस का ही होता है, बाकी सेम टू सेम होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, जो C4 कार्बन है, इस C4 कार्बन पर OH, ये है इसकी साइक्लिक रिंग, किसकी, गैलेक्टोज की। ठीक है, अब जो गैलेक्टोज होता है वो किसी न किसी, जैसे ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज के साथ जुड़ करके माल्टोज या फिर लैक्टोज बनाता है। वो किस तरीके से बनाता है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हो गए मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, किस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स अनाज में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब ये अनाज की बनती हैं रोटियां, उन रोटियों को हम खाते हैं जो हमारे शरीर में जाती हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं जो अनाज में पाया जाता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड टूटता है मोनोसेकेराइड में, वहां पर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको मोनोसेकेराइड्स में चेंज कर देते हैं। अब ये मोनोसेकेराइड में चेंज होने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन मोनोसेकेराइड्स को ऑब्जर्व कर लेती है, खींच लेती है।
अब इन मोनोसेकेराइड्स को ये स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड में छोड़ देती है, ब्लड में दे देती है। अब ये ब्लड क्या काम करता है, ब्लड इन मोनोसेकेराइड्स को लेकर के कोशिकाओं तक पहुंचता है। सारे जितनी भी शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को मोनोसेकेराइड दे देता है। कौन दे देता है, ब्लड। ब्लड मोनोसेकेराइड जितने भी होते हैं उसके पास, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा दिए गए थे, उन मोनोसेकेराइड इकाइयों को ब्लड किनको दे देता है, कोशिकाओं को दे देता है। जितनी भी शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको दे देता है। ठीक है। अब मोनोसेकेराइड इकाइयां जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज होती हैं, ये सारी की सारी जो मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं ये कोशिकाओं तक पहुंच जाती हैं। कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद क्या होता है, जैसे कि बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज C6H12O6 की, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज में क्या होता है, ये कोशिकाओं के पास है। ठीक है। अब ये कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन भी है। अब ये ऑक्सीजन कहां से आता है, ये ऑक्सीजन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र से हमारा ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी फेफड़ों में जाती है। अब ये फेफड़ों से ब्लड के थ्रू हार्ट में पहुंचाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक है। अब ये ब्लड जो होता है, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। जिस ब्लड में ऑक्सीजन पाई जाती है उस ब्लड को हम शुद्ध रक्त बोलते हैं। ठीक है। अब ये शुद्ध रक्त हमारे हार्ट तक जाता है। हार्ट क्या काम करता है, इसे पंप करता है, इस ब्लड को पंप करता है, शुद्ध रक्त को पंप करता है। शुद्ध रक्त को पंप करने के बाद ये पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है शुद्ध रक्त। पहुंचाने के बाद क्या काम करता है, ये जो ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होती है, ये ब्लड उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं को दे देता है। जितनी भी हमारी शरीर में कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को दे देता है ब्लड क्या, ऑक्सीजन। ठीक है। अब ऑक्सीजन कहां से आ गया, ब्लड में से आ गया, ब्लड रेस्पिरेटरी सिस्टम में से ऑक्सीजन आ गया कहां पर, जो सेल्स है उनमें। ठीक है। अब सेल्स में क्या है, सेल्स में ग्लूकोज है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। कोशिका में क्या होता है, कोशिका में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का दहन होता है, जिससे बनती है ऊर्जा। ठीक है। देखो किसी भी चीज का, जैसे अगर लकड़ी है, लकड़ी का दहन होता है, जब हम जलाते हैं लकड़ी को तब क्या बनता है, कार्बन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O भी बनता है जो कि वेपोराइज हो जाता है, और ऊर्जा भी बनती है। वो ऊर्जा हीट के रूप में बनती है। देखो किसी भी चीज का जब दहन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। कोशिका में ग्लूकोज है, ऑक्सीजन भी आ गया, इसका दहन होता है, जिससे क्या होता है, जिससे बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ऊर्जा। अब ये एनर्जी किसके रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। देखो हमारी कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं ऊर्जा का जो यूज करती हैं वो यूज एटीपी के रूप में करती हैं। ठीक है। अब कोशिकाओं को ऊर्जा भी मिल गई, ऊर्जा कहां से मिल गई, ग्लूकोज से मिल गई। अब एनर्जी का इस्तेमाल तो कोशिकाएं हैं, एनर्जी का इस्तेमाल तो कर लेती हैं। H2O की बात करें तो H2O हमारे शरीर में 75% पाया जाता है, तो ये हमारे शरीर में काम आ जाता है H2O। देखो जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, Hb हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, इससे ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है और CO2 भी जुड़ सकता है। अब कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है, ऑक्सीजन को वहां पर छोड़ देता है, छोड़ने के बाद क्या काम करता है, वहां से CO2 को लेता है, और CO2 युक्त जो रक्त होता है उस रक्त को हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त। अब वो अशुद्ध रक्त हमारे हार्ट में आता है वापस। अब हार्ट से फेफड़ों में भेजा जाता है उस रक्त को। अब फेफड़ों में भेजने के बाद वो CO2 को छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड में है। अब ये हीमोग्लोबिन CO2 को छोड़ देती है। CO2 को छोड़ने के बाद ये CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और फिर हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है फेफड़ों में। अब वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। किस हीमोग्लोबिन से, जिस हीमोग्लोबिन ने CO2 को छोड़ दिया था उस हीमोग्लोबिन से अब ऑक्सीजन जुड़ जाती है। अब वो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। फिर से यही प्रक्रिया होती है, जिससे CO2 बनती है, वो CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, जिससे एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। अब इस ऊर्जा का इस्तेमाल कोशिका कार्य में करती है, विभिन्न कार्य में करते हैं। ठीक है। तो हमारे शरीर में ऊर्जा जो होती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड क्या होते हैं, डाइसेकेराइड मेनली 3 प्रकार के होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। देखो सुक्रोज कब बनते हैं, सुक्रोज तब बनते हैं जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं।
तब बनते हैं सुक्रोज। और जो माल्टेज होते हैं, जो माल्टोज होते हैं, वो माल्टोज बनते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ते हैं, जब दो ग्लूकोज की मोनोसेक्राइड इकाइयां जुड़ते हैं, तब बनते हैं माल्टोज। ठीक है। और लैक्टोज कब बनते हैं? लैक्टोज बनते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जब गैलेक्टोज और ग्लूकोज जुड़ते हैं तब बनते हैं लैक्टोज। ठीक है। तो अब हम इनको बना करके देखेंगे कि ये किस तरीके से जुड़ते हैं और किस तरीके से ये डाइसैकेराइड्स बनते हैं। जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ये मोनोसैकेराइड इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं। सुक्रोज की अगर बात की जाए तो सुक्रोज में क्या क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है। तो ये है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जब फ्रक्टोज से जुड़ता है, फ्रक्टोज जैसे सेकेंड नंबर कार्बन से जुड़ेगा, कार्बन नंबर फर्स्ट। अब इन कार्बन से जुड़ने पर 1 और 2 कार्बन जब जुड़ते हैं तब बनता है सुक्रोज। ठीक है। अब ये किस तरीके से जुड़ेंगे वो देखते हैं। यहां से देखो हाइड्रोजन, यहां से H2 बाहर हो जाएगा। H2 बाहर होने से क्या होगा? इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, बंध बन जाएगा, जिसे हम बोलेंगे 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। ये जो बॉन्डिंग होती है इन्हें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं हम। ठीक है। तो ये किस तरीके से बनेगा ये देखते हैं। देखो यहां पर जो ये बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है 2 और 1, यानी कि 1 और 2 के बीच में, 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के बीच में ये बॉन्डिंग होती है। तो इसे बोलते हैं हम 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। इसे 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है सुक्रोज की। ठीक है। ये है सुक्रोज, जो कि दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से जुड़ता है, जुड़ करके बना होता है। ठीक है। देखो माल्टोज की अगर बात की जाए तो माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के C1 और C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है, जिससे बनता है माल्टोज। देखो इस स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज है और इस स्ट्रक्चर में भी अल्फा डी ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर के 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा माल्टोज बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। ये मैंने बनाकर इसलिए नहीं दिखाया इस वीडियो में क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाती। देखो माल्टोज तब बनता है जब अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के C1 और C4 कार्बन के बीच में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तब बनता है माल्टोज। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनता है माल्टोज। अब हम बात करते हैं लैक्टोज की कि लैक्टोज किस तरीके से बनता है। लैक्टोज तब बनता है जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं, यानी कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज की जो मोनोसेकेराइड इकाइयां हैं ये जुड़ती हैं, तब बनता है लैक्टोज। ठीक है। उसकी बात करते हैं लैक्टोज की अगर बात की जाए तो लैक्टोज में बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर के बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं लैक्टोज। अगर बात करें बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की तो इनमें डिफरेंस केवल C4 कार्बन का होता है। इसमें C4 देखो अल्फा डी ग्लूकोज में C4 कार्बन का जो सीक्वेंस होता है वो डी ग्लूकोज के सेम टू सेम होता है, इसलिए इसे अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। और जो बीटा डी ग्लूकोज होता है उसमें C4 कार्बन का जो विन्यास होता है, सीक्वेंस होता है, वो अलग होता है अल्फा डी ग्लूकोज के कंपैरिजन में। ठीक है। तो ये होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, जिसमें C4 कार्बन का जो सीक्वेंस होता है वो अलग पाया जाता है, जिसके जुड़ने से, इन दोनों के जुड़ने से बनता है लैक्टोज, जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। जो ये 1,4 है, यहां पर जो ये है 1 और ये है 4, सॉरी ये है 4। ठीक है। 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है बीटा 1,4।
तो बीटा डी ग्लूकोज का जो 1 है, 1 नंबर कार्बन है, वो अल्फा डी ग्लूकोज के 4 नंबर कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। तो उस बॉन्ड को हम बोलेंगे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। जब हम इनका जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस में H और OH टूटते हैं। जैसे कि यहां से अगर तोड़े, यहां से OH और H बनेंगे। तो यहां से अगर हम तोड़ते हैं, यहां से हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो बनते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं इनके हाइड्रोलाइसिस कराने से। तो हम डाइसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलती हैं, ठीक है। तो और पॉलीसेकेराइड की अगर बात करें तो पॉलीसेकेराइड काफी ज्यादा मोनोसेकेराइड यानी कि 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। पॉलीसेकेराइड की बात की जाए तो पॉलीसेकेराइड में काफी ज्यादा मोनोसेकेराइड इकाइयां पाई जाती हैं। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें, जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर के बना होता है। हमारी कोशिकाओं में जो भोजन एकत्रित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में क्यों होता है, क्योंकि जो मोनोसेकेराइड इकाइयां होती हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये एकत्रित होकर के, ये जुड़ करके ग्लाइकोजन बना लेती हैं, ठीक है। अब ये ग्लाइकोजन होता है, ये ग्लूकोज में बदलता रहता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज में बदलता रहता है। अब उस ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज से हमें एनर्जी मिलती रहती है हमारे शरीर को, ठीक है। तो हमारा भोजन का जो एकत्रण है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है हमारी कोशिकाओं में, ठीक है। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स यानी कि काफी ज्यादा मोनोसेकेराइड जब मिलते हैं तब बनते हैं पॉलीसेकेराइड। इनकी स्ट्रक्चर काफी बड़ी सारी होती है। जैसे जो सेल्यूलोज होता है, अगर सेल्यूलोज की बात करें जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, उस सेल्यूलोज की बात की जाए तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के जो स्टेम होता है उस स्टेम के बाहर की तरफ सेल्यूलोज की परत पाई जाती है जो कि बाहर की चीजों से रक्षा करती है स्टेम की, तने की, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो कि मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना होता है। जब इनका जल अपघटन होता है तो बनते हैं मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। हमारा जो भोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे भोजन में, अनाज, जितने भी अनाज होते हैं उनमें पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के रूप में पाया जाता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।